एक लड़की अपनी ही बारात को फेरों से वापस लौटा देती है। वापस क्यों लौटाती है? क्योंकि उसे वो दूल्हा पसंद नहीं है जो उसे ब्याहने के लिए आया है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि दूल्हे राजा थोड़े से सांवले हैं, तो उसे सांवला लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर ये बात थी तो उस लड़की को पहले सोचना चाहिए था। क्यों एक लड़के की इज्जत के साथ वो लड़की खेली और उसका पूरे समाज में उपहास बनाया गया। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी देखने को हमें मिल जाती हैं जहाँ पर जिनके सिर या पैर नहीं होते, जैसे कि इस कहानी का सिर पैर नहीं होता। जब लड़की को लड़का पसंद नहीं है तो फिर शादी के लिए हाँ क्यों करी, और जब हाँ कर दी तो फेरों से ना क्यों करी। अगर आपको ये सारी बातें जाननी है तो कहानी को पूरा सुनना होगा। और कहानी में काफ़ी सारी बातें ऐसी हैं जो आपको एक कहने पर मजबूर कर देंगी कि हाँ, लड़के ने सही किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारे YouTube चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से। इसी नाम से हमारा Facebook पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। आज की स्टोरी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक बहुत खूबसूरत लड़की होती है। लड़की का नाम सुमन होता है। लड़की जब अपनी सहेलियों में बैठती है तो अक्सर अपनी सहेलियों से कहती है कि तुम देखना, जितनी मैं खूबसूरत हूँ ना, मेरे लिए तो किसी लड़के को आसमान से उतर कर आना पड़ेगा, क्योंकि मैं हुई इतनी सुंदर। अब दोस्तों, जब सुमन बड़ी हो जाती है तो भाई और पिता को बेटी की शादी की चिंता सताने लगती है। सुमन के लिए लड़का तलाशा जाता है। लड़का पास ही में मिलता है जिसका नाम संदीप होता है। संदीप एक अच्छे घर से बिलोंग करता है और वो काफ़ी पढ़ा लिखा है, लेकिन अभी नौकरी पेशा उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि वो तैयारी कर रहा है और जल्दी ही किसी नौकरी पर लग जाएगा। सुमन के जो पिता और भाई होते हैं वो विशाल को देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे ही लड़के की ज़रूरत थी और वहाँ पर वो इस सुमन का रिश्ता तय कराते हैं। जब सुमन का रिश्ता तय हो जाता है तो जब उसके पिता और भाई घर आते हैं रिश्ता तय कर, तो सुमन अपने पिता से कहती है और भाई से कहती है कि पिताजी, लड़का क्या मेरी टक्कर का है? कहीं तुम मुझे किसी बुरे लड़के के साथ तो नहीं बांध कर आए हो, क्योंकि लड़का मेरी टक्कर का होना चाहिए। जब ये बात पिता और भाई सुनता है तो पिता कहता है कि बेटी, चिंता मत करो, तुम्हारा जो पति बनेगा वो लाखों में एक है। लेकिन इतने में ही सुमन का जो भाई होता है अपने जेब से फ़ोन निकालता है और उस फ़ोन में लड़के की फ़ोटो सुमन को दिखाई जाती है। जब सुमन लड़के की फ़ोटो देखती है तो उसका मुंह लटक जाता है और सुमन यहाँ पर रोने लगती है। कहती है कि पिताजी, ये लड़का तो सांवला है, मैं इतनी खूबसूरत और ये इतना सांवला, हम दोनों साथ चलते हुए भी अच्छे नहीं लगेंगे। यहाँ पर वो ऐसे विचार अपने माँ बाप के सामने रखती है। जब पिता सुनता है तो पिता कहता है कि नहीं बेटी, जो हमने तुम्हारे लिए फ़ैसला लिया है ना, वो बहुत अच्छा फ़ैसला है और ये तुम्हें बहुत अच्छे से रखेगा। पढ़ा लिखा है, घर भी बहुत बढ़िया है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। रंग रूप तो ऊपर वाला बनाता है, कोई सुंदर होता है तो कोई थोड़ा सा सुंदर कम होता है। जब पिता की ये बात सुनती है तो थोड़ी सी वहाँ पर चुप रह जाती है सुमन और अपने प्रति कोई फ़ैसला नहीं ले पाती है। दोस्तों, धीरे धीरे शादी की बातें आगे बढ़ती हैं और सुमन और इस संदीप की शादी तय हो जाती है। जब सुमन और संदीप की शादी तय हो जाती है, एक तारीख फिक्स की जाती है जहाँ पर बारात आनी थी। बारात दरवाजे पर आ जाती है और जयमाला के लिए जैसे ही दोनों पक्ष इकट्ठा होते हैं तो लड़की अपने हाथों में माला लेती है और जैसे ही इस संदीप को देखती है तो वहाँ पर वो बवाल सा करने लगती है। कहती है, पैरों को ज़मीन पर मारती है और नहीं तो अपने पिता की सुन रही है, पहले अंदर से ही कहती आती है और बाहर आकर तो वो एक बहुत बड़ा कलेश सा खड़ा कर देती है। अपने पिताजी से कहती है कि मैं बिल्कुल इससे शादी नहीं करूँगी, क्योंकि इसकी शक्ल सूरत मुझे अच्छी ही नहीं लगी, क्योंकि ये तो बहुत सांवरे हैं। फ़ोटो में तो इतने सांवले नहीं लग रहे थे। मैं सोच रही थी कि चलो काम चल जाएगा, लेकिन ये तो बहुत काले हैं और मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। यहाँ पर ये बात संदीप को बुरी भी लगती है, लेकिन संदीप एक पढ़ा लिखा लड़का था, बहुत धैर्यवान था, वो सारी बातें सुनता रहता है और सुमन साफ मना कर देती है अपने माँ बाप से कि मैं बिल्कुल ये शादी नहीं करूँगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। और पूरे जो बैंक्वेट हॉल होता है, वहाँ पर जो शादी का हॉल होता है, वहाँ पर एक बड़ा बवाल हो जाता है। तभी कोई रिश्तेदार उस लड़की को देखकर पुलिस पर फ़ोन कर देता है। पुलिस पर फ़ोन किया जाता है, वहाँ पर पुलिस आ जाती है और इस शादी को वहीं पर रोक दिया जाता है। पुलिस वालों का कहना होता है कि हमारे देश में सभी को अधिकार है अपने फैसले लेना
वो बालिग हो चुकी है और आप ऐसे ज़बरदस्ती उसकी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक आज़ाद देश में रह रहे हैं, सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और यहाँ पर ये शादी रुक जाती है। क्योंकि अब इसमें क्या कर सकते हैं, जब पुलिस कानून बीच में आ जाता है तो कानून के सामने किसी की भी नहीं चलती। सुमन के पिता बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, सुमन का भाई भी समझाने की कोशिश करता है, सुमन का जो ससुर बनेगा वो भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सुमन नहीं समझती है। और अब जो इस संदीप का पिता है वो अपनी बारात वापस ले जाता है। लेकिन जिन लोगों ने, जो बिचौलिया होता है, हमारे गांव की भाषा में तो यहाँ पे बिचौलिया होते हैं, जो बिचौलिया होता है वो तुरंत एक गांव के दूसरे छोर की लड़की होती है जो काफ़ी गरीब होती है, उस लड़की का पिता भी उस शादी में आया हुआ होता है। तो वो जब सारा माहौल देखता है तो वहाँ पर वो गलती लड़की की निकालता है कि लड़की की सरासर गलती है, किसी की मान मर्यादा नहीं है। ऐसे एक बेटे के बाप की इज़्ज़त नहीं उछलनी चाहिए समाज में। और पंचायत में एक बात होती है और वो जो गरीब व्यक्ति है अपनी बेटी का हाथ इस संदीप के हाथों में देना चाहता है और संदीप से कहता है कि बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, मेरी बेटी शादी की उम्र की हो चुकी है, अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो तो मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथों में देना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर उनकी बारात वापस नहीं लौटती है और उसी सुमन के गांव से एक किसान अपनी बेटी संदीप के हाथों में दे देता है। संदीप के पिता से बात कर और उस लड़की की शादी हो जाती है। जो संदीप का ससुर बनता है दूसरे वाला, उस पर इतना ही चाय पानी का इंतज़ाम होता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ऐसा सब कुछ होने वाला है। और चाय पानी पिलाकर बारात को घर भेज दिया जाता है और धूमधाम से वहाँ पर शादी हो जाती है। संदीप की दुल्हनिया घर आ जाती है। सुमन ये सब कुछ करके बहुत खुश थी। अब धीरे धीरे समय निकलता है। सुमन कुछ दिन बाद 2 साल निकल जाते हैं तो सुमन अब एक जगह मशीन सीखा करती थी, सिलाई करना सीख रही थी। सिलाई करना जब सीखती है तो उसकी मुलाकात वहाँ पर एक लड़के से होती है जिसका नाम विशाल होता है। विशाल देखने में काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन उसके चलन ठीक नहीं है, वो ठीक चलन का लड़का नहीं है, आवारा किस्म का लड़का है। अब सुमन उसे मन ही मन पसंद करने लगती है, क्योंकि वो उसकी खूबसूरती पर मर बैठी थी। उसे इतना नहीं पता था कि विशाल शराब का भी सेवन करता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सुमन को शादी के बाद पता चलती हैं। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती बढ़ती है, दोस्ती से आगे दोनों में प्यार होता है। और प्यार का जब इजहार होता है तो सुमन अब अपने भाई और पिता से बात करती है कि मैंने एक लड़का देख लिया है और मुझे उससे शादी करनी है। पिता सोचता है कि हमारे कहने पर तो इसने शादी नहीं की, चलो इसकी पसंद से ही इसकी शादी करा देते हैं। और वहाँ पर सुमन की शादी विशाल से करा दी जाती है। दोस्तों, विशाल के साथ सुमन आ जाती है। 6 महीने तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है। बड़ी ही खुश होती है मन ही मन में कि भाई मैंने तो अब एक सुंदर लड़के से शादी की है और अच्छा हुआ मेरी उससे शादी नहीं हुई, वरना मैं तो उसके साथ ज़िंदगी भर यही पछताना होता कि कितना बदसूरत लड़का है। और वो शुक्र मनाती है कि अच्छा हुआ मेरी बारात वहाँ से वापस लौट गई और इतने हैंडसम लड़के से मैंने शादी की है। विशाल था, इतनी ज़मीन जायदाद भी नहीं थी जितनी कि संदीप पर थी, नहीं इतना कुछ इसके पास था। आवारा किस्म का था, बाइकों पर घूमना, लड़कियों को पीछे बैठा कर घुमाना, ये सब कुछ इसके शौक़ हुआ करते थे। इन्हीं शौक़ों को देखकर कहीं ना कहीं जो सुमन थी वो इम्प्रेस हुई थी दोस्तों इससे। अब 6 महीने बाद सुमन के सामने इसकी सच्चाई आने लगती है। ये जो विशाल नया पति है इसका, ये शराब भी पिया करता, जुआ भी खेला करता, बाहर अलग लड़कियों के साथ घूमने भी जाया करता। सुमन जब मना किया करती तो सुमन में पिटाई भी लगाया करता और डांट भी दिया करता। बहुत सारी इनके घर में लड़ाई होती है। जो लड़ाई का रूप बढ़ता जाता है वो विशाल की शराब का सेवन बढ़ता जाता है। सुमन यहाँ पर बहुत परेशान हो जाती है। अब सुमन घर वालों से भी नहीं कह सकती कि भाई अपनी मर्ज़ी से उसने शादी की है, तो घर वालों से कैसे कह सकती है। बड़ी ही चिंता में सुमन होती है। धीरे धीरे दोस्तों समय निकलता है। सुमन गर्भवती हो जाती है, पहले बच्चे को जन्म देती है। अब उस पर और ज़्यादा पिटाई बाजती है। विशाल जो प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी वो धीरे धीरे बेच रहा है, जितनी भी उनके हिस्से में ज़मीन जायदाद है, और दिन रात उसके काम बढ़ते जा रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। थोड़े ही दिन बाद दूसरे बच्चे को जन्म देती है, 2 बच्चों को जन्म दे देती है। और अब तक विशाल ने सब कुछ बेच दिया था, घर में कुछ भी नहीं रहा था। दोस्तों, जो खूबसूरती पर मरने वाली थी, फिलहाल उसके रोटियों के लाले पड़ने वाले थे,
उसे शायद रोटियों के लिए भी हाथ फैलाना पड़ेगा। घर में कुछ भी नहीं रहता है, यहाँ तक कि विशाल घर के जो बर्तन होते हैं उन्हें भी बेचकर शराब पी लेता है, जुआ खेल लेता है। जुए की लत ऐसी होती है जिसको एक बार लग जाती है उसके घर का नाश हो जाता है। जुआ में सब कुछ हार जाता है। अब सुमन के पास कोई भी विकल्प नहीं होता है। एक दो बार अपने माँ बाप से भी कहती है, लेकिन माँ बाप कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारी इच्छा थी, तुम्हारी पसंद थी, हमने तुम पर ये रिश्ता नहीं थोपा है बेटी। वो कोशिश भी करते हैं, लेकिन एक जुआरी और नशेड़ी इंसान के सामने कोई भी आ जाए उसके लिए सब एक समान है। दोस्तों, अब सुमन के घर में खाने तक के लाले पड़े थे। भैया और पिता जितना देते वो भी ख़त्म हो जाता। अब सुमन एक काम करती है, सोचती है कि क्यों ना एक सब्जी की छोटी सी ठेली लगा लूं, कम से कम इन बच्चों का पेट तो भर जाएगा। अब सुमन एक सब्जी की ठेली लगाती है और उस पर काम करती है। 5-6 महीने क्या 1 साल उसे बीत जाता है उस ठेली पर काम करते करते, और जो भी वो कमाती उसे उसका पति लूट कर छीन कर उसकी दारू पी जाया करता या जुआ खेल लिया करता। इतना ही पैसा वो कमाती थी। दोस्तों, एक दिन सुमन सब्जी बेचती है उस ठेले पर, तभी वहाँ पर संदीप की बड़ी सी गाड़ी रुकती है। बड़ी सी गाड़ी में से जब संदीप बाहर निकलता है तो सुमन देखते ही मुंह ढकने लगती है, क्योंकि संदीप थे जो अब वो एसडीएम साहब बन चुके थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर और जिन चीज़ों के वो टेस्ट दे रहे थे वो आज उन्होंने क्लियर कर दी थी, और आज वो एसडीएम बनकर तैयार हो चुके थे। एसडीएम बनकर जब उसकी ठेली पर जाते हैं, क्योंकि संदीप भी उसे पहचान जाता है और वो उसके बारे में जानता था, हर वो राय लेता था, आसपास से पता चल जाता था कि सुमन कैसी रह रही है, क्योंकि जो संदीप की पत्नी थी वो भी सुमन के ही गांव की थी। तो हर चीज़ के बारे में संदीप को पता चल जाया करता है। और अब संदीप सुमन के सामने खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसकी आंखों में ना एक गुस्सा था। उसे लगता था कि इस लड़की ने मेरी मान मर्यादा, मेरा सम्मान अपनी ठोकर पर रखा था। अब यहाँ पर सुमन अपनी गर्दन नीचे कर लेती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो कहती है कि साहब क्या लोगे? तो यहाँ पर एसडीएम साहब कहते हैं, संदीप जो बने हैं, कि कुछ नहीं चाहिए था, बस तुम्हें देखने आया था कि तुम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रही हो। सुमन रोने लगती है और कहती है कि संदीप, मुझे माफ़ नहीं करोगे? मुझे बहुत पश्चाताप है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उसे अफसोस हो चुका था, महसूस हो चुका था कि मैंने एक अच्छे लड़के की ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की, हालांकि उस लड़के की ज़िंदगी संवर जाती है। संदीप अब तक भी गुस्से में था, लेकिन जैसे उसके आंसू देखता है और वो काफ़ी दुखी लग रही है। एक फटी सी साड़ी है, ढंग के कपड़े भी उस पर नहीं हैं, फटी तो नहीं है लेकिन बहुत पुरानी साड़ी है। आप समझ सकते हो, जो ठेला लगा रही है, जिसके घर में एक जुआरी और नशेड़ी हो तो उसकी हालत कैसी होगी, ऑटोमेटिक आप समझ रही हो। और संदीप कहता है कि चलो छोड़ो, मेरी ज़िंदगी तो जैसी है ठीक है, लेकिन तुम बताओ, तुम वहाँ से यहाँ तक कैसा रहा तुम्हारा सफ़र, तुम कैसे पहुँच गई? सुमन कहती है कि संदीप सर, ना ही पूछो तो ही अच्छा है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मैं किस हालात से गुज़र रही हूँ। संदीप कहता है कि नहीं तुम बताओ मुझे, वरना मुझे तो बेचैनी रहेगी। अब संदीप को बताती है सुमन, पूरी लव स्टोरी अपनी बताती है कि ऐसे जुआ खेलता है, इस तरह से मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ। तो संदीप कहता है कि सुमन, तुमने उन चीज़ों की कदर नहीं की जो शायद तुम्हारी कदर करते थे। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी पसंद है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। और संदीप का गुस्सा यहाँ पर शांत हो जाता है। अब सुमन कहती है कि एक बात कहूँ आपसे, मुझे उस समय ही पता चल चुका था जब तुम एसडीएम बने थे, क्योंकि पूरे गांव में हमारे में चर्चा थी। दोस्तों, यहाँ पर जब संदीप एसडीएम बने थे तो उसने सुमन के गांव में, पूरे गांव में मिठाई बंटवाई थी, क्योंकि उसकी पत्नी भी उसी गांव की होती है। जब पूरे गांव में मिठाई बंटती है तो इस सुमन के घर भी मिठाई जाती है, तो सुमन को भी ये बातें पता चल जाती हैं और सुमन फिर दोबारा से माफ़ी मांगने लगती है। तभी संदीप को रहम आ जाता है और संदीप कहता है कि सुमन, अगर तुम्हें पैसे की कोई ज़रूरत हो तो मुझे तुम बेझिझक बता देना, मैं अब भी तुम्हारी हेल्प करूँगा। यहाँ पर इन शब्दों को कहकर संदीप एसडीएम साहब अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और उस पत्नी के साथ बैठ जाते हैं जिसने शायद बुरे वक्त में उसके साथ विवाह रचाया था। जब उसकी पत्नी संदीप से कहती है कि जी ये तो सुमन लगती थी, तो संदीप कहता है हाँ सुमन ही थी। तो उसकी पत्नी भी कहने लगती है, जी आपको ठुकरा कर इसने शायद उन कर्मों का ये दंड भोग रही है, ये बहुत परेशान और दुखी रहती है, क्योंकि एक ही गांव की थी तो एक दूसरे का हालचाल पता चल जाता। दोस्तों, ये स्टोरी
उन लोगों के लिए है, उन लड़कियों के लिए है जो अपनी खूबसूरती पर घमंड करती हैं। कहते हैं कि खूबसूरती लड़कियों का गहना होती है, गुरूर होता है, लेकिन उस गहने को इतना भी मत पहनो कि आप सामने वालों की फीलिंग से खेल जाओ। किसी की फीलिंग से खेलना कोई भी बढ़िया बात नहीं है। किसी को नीचा दिखाना या किसी की भरे समाज में बेइज्जती करना, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ये स्टोरी आप लोगों को सीख देकर जाएगी, क्योंकि एक लड़के ने अपनी जो बेइज्जती महसूस की थी ना, आज उसको हासिल कर वो एसडीएम बने। और शायद सुमन से इसकी शादी होती तो शायद ये एसडीएम बन भी नहीं पाते, लेकिन एक जज्बा और जुनून आ जाता है जब कहीं हमारी बेइज्जती होती है। तो हौसलों से ही आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आप लोगों को कैसी लगी स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।